राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप सब क्रांतिकारियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हम लोग बताते चले कि वो स्टूडेंट जो जामिया LLB की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया, तो ये हमारा प्रयास बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये 48 आवर के लिए फर्दर इसको जो है हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है 20 मॉक्स आपको मिलेगा, 10 JMI का और 10 AMU का। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेशन के लिए, तो GS एंड लीगल का आपको जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा, एंड इंग्लिश एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पे लाइव सेशन देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे आपको गाइडेंस सेशन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का। जो इस वीडियो के अंदर जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु वॉन द सिल्वर मेडल ऑफ द वुमेन सेक्शन ऑफ द फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2023। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली जिसमें आपको ये बताना है कि इस बार सिल्वर मेडल जो है वुमेन सेक्शन के अंदर, हम लोग फाइट चैंपियनशिप की बात करें, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की बात करें, तो ये सिल्वर मेडल किसको मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, जो इंडियन है उनका नाम है दैट इज कॉन्ट्री हेम्पी। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट चला जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे मेंशन है, ये जो है बेसिकली कॉन्ट्री हेम्पी, इनको जो ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप है उसमें इनको ये सिल्वर अवार्ड मिला है। ठीक है, सिल्वर मेडल मिला है। और अगर हम लोग फीमेल के अंदर बात करें, जो गोल्ड मेडल, जो फर्स्ट रैंक, जो जिन्होंने ये खिताब जीता है वुमेन सेक्शन के अंदर, वो ये है अनास्तासिया बोर्डनारुक, ये रशिया की है, राइट, ये ध्यान देना। और मेन सेगमेंट के अंदर जिनको अवार्ड मिला है वो है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, नॉर्वे के हैं ये, मेंस कैटेगरी में है ना, मेंस कैटेगरी में जो ये खिताब जीते हैं उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, राइट। और अगर हम लोग बात करें कॉन्ड्रू हेम्पी की, जो कॉन्ड्रू हेम्पी हैं ये इंडिया की हैं, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, और इनको जो है अर्जुना अवार्ड 2003 में इनको अर्जुना अवार्ड भी मिला था, राइट। 2003 में इनको अर्जुना अवार्ड मिला था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 2007 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड, पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली जो है अभी आपने देखा होगा जो सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है, बेसिकली पहले आपको ये पता होना चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है ओनली फॉर द गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए होता है। और इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया। ठीक है, जनवरी 22 2015 में, ये आपको देखना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, 2015 में इस जो योजना है SSY, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है स्पेशली गर्ल्स के लिए, राइट। जैसे जो गर्ल्स जो होती हैं जिनके मैरिज के एक्सपेंस मीट करने के लिए जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने ये योजना को जो है इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैरिज एक्सपेंस को मीट करने के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए ये है। और ये क्या है, बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ये हिस्सा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो अकाउंट जो होता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर जो अकाउंट ओपन किया जाता है, जो भी गर्ल चाइल्ड है अगर उसकी एज 10 ईयर से कम है तो ये अकाउंट खोल सकते हैं। और इसमें होता है क्या कि मिनिमम एक 250 से लेकर के, है ना, 1,50,000 तक का एक मिनिमम अपोजिट होता है, एनुअल डिपॉजिट, वो जो है इन्वेस्टमेंट करना होता है। और ऑन द मैच्योरिटी 21 साल का जो है मैच्योरिटी पीरियड होता है, और फिर जो इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट आपने किया होगा वो आपको है ना वापस मिल जाता है बच्चे की मैरिज के पर्पस के लिए, राइट। और उसमें जो इंटरेस्ट रेट जो दिया था 8% का दिया जाता है। अभी फिलहाल ही में यही 8% को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, राइट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले जो था बेसिकली इसका आप देख सकते हैं, पहले स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट था पहले 8% था, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई, दैट इज 8.2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी, कह सकते हैं ऑप्शन डी, दैट विल बी ऑप्शन 8.2%। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस योजना का जो इंटरेस्ट रेट है अभी रिसेंटली जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, अभी रिसेंटली जो है इसरो ने जो है 50 सैटेलाइट नेक्स्ट 5 ईयर में लॉन्च करने का
प्लान क्या है, अब एक ऑब्जेक्टिव रखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किस लिए रखी है, राइट। आपको पता होगा जो ट्रूप्स होती है उनकी एक्टिविटीज, गतिविधियों को देखने के लिए, जियो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो होती है उसको गैदर करने के लिए ये प्लान किया गया, राइट। तो ये तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो इसरो जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर दैट इज बैंगलोर कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और इसके हेड कौन है, हेड का नाम है एस सोमनाथ, ठीक है, ये ध्यान देना है। और बात करें एस्टैब्लिशमेंट, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 15 अगस्त 1969, ठीक है। 1969 से पहले इसको क्या कहा जाता था, तो 1969 से पहले इसको क्या कहा जाता था, दैट इज इनकोस्पार। सीओ का मतलब हो गया दैट इज कमिटी, एसपीए का मतलब हो गया स्पेस, एंड आर का मतलब हो गया रिसर्च, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1962 में। और जो उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर बाद में जो है 1969 में इसी का नाम क्या पड़ गया, दैट इज इसरो पड़ गया, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस के अंदर कि जैसे हम लोग बात करें, रिसेंटली जो है कतर के अंदर जो है आपने देखा होगा 8 इंडियंस को जो है ना डेथ की सेंटेंस जो सुना दी गई थी, किस वजह से सुनाई दी गई थी, तो जासूसी की वजह से, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी जो है एस्पियोनेज, इसी को जासूसी कहते हैं, राइट। सो ऑप्शन बी जो है वो सही चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली जो है एक एडहॉक कमेटी जो है उसको जो है अपॉइंट किया है, उसको बनाया गया, किस लिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली आपको पता है जो हमारी मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, उसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया था। उसकी जो नई टीम बनी थी, ठीक है, इंक्लूडिंग जो उसके प्रेसिडेंट थे उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया गया था। इसलिए किया गया था ताकि उन्होंने जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसका कुछ वायलेशन किया था, राइट। तो वायलेशन के बेसिस पे इसको सस्पेंड कर दिया गया। और इसी को रिव्यू करने के लिए जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक अपॉइंट किया है, एक एडहॉक कमेटी का अपॉइंटमेंट किया है। तो इन्होंने एडहॉक कमेटी का अपॉइंटमेंट किया। ये एडहॉक कमेटी में 3 मेंबर, 3 मेंबर की कमेटी है, ठीक है, 3 मेंबर की कमेटी है। और जिसके जो हेड हैं, जिनको चेयरमैन जिनको बनाया गया दैट इज भूपिंदर सिंह, जिनके चेयरमैन कौन है, दैट इज भूपिंदर सिंह बाजवा, राइट, भूपिंदर सिंह बाजवा, ये जो है ये इसके चेयरमैन है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, राइट। तो ये क्या है, एडहॉक कमेटी जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए जो बनाया गया है। और ये किस लिए बनाया गया है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो जो WFI है, दैट इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे, जिन्होंने आर्बिट्रेरी जो डिसीजंस लिए थे रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जो लिए थे, वायलेशन किया था, तो इसी वजह से जो है एडहॉक कमेटी को बनाया गया है। सो ऑप्शन बी जो जाएगा इस केस में करेक्ट चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, रिसेंटली अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इससे पहले आप ये देख सकते हैं 3 पर्सन है, तो आप देख सकते हैं। आइए, तो ये 3 अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली, आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं बात करें राहुल रसोगरा, ये डीजी बनाए गए हैं, दैट इज ITBP, ठीक है। ITBP के जो ये डीजी बनाए गए हैं, ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये ध्यान देना। और ये जो अनिश दयाल है बेसिकली, राइट, और ये जो अनिश दयाल है इनको CRPF के हेड बनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान देना, CRPF। अब CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीना सिंह ये जो है फर्स्ट वुमेन बनी है, दैट इज डीजी, फर्स्ट है ना। CISF को लीड करने में ना हेड जो है फर्स्ट वुमेन बनाई गई है। CISF का मतलब क्या हो गया, CISF का फुल फॉर्म क्या होगा, C फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो उनकी हेड बनी है, तो फर्स्ट फीमेल कह सकते हो, फर्स्ट वुमेन जो डीजी बनी है CISF की, उनका नाम क्या है, दैट इज नीना सिंह, राइट।
तो इसी पर ही हमने क्वेश्चन डाले हैं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन जो बना था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दैट इज सीआरपीएफ। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, अनिश दयाल सिंह। ठीक है, और इसी के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, है ना, रिसेंटली जो है आईटीबीपी के जो नए डीजी बनाया गया है, कौन बनाया गया है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज राहुल रसगोत्रा। ठीक है, एंड देखोगे यहाँ पर जो फर्स्ट फीमेल हैं सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, वो कौन बनी है, दैट इज नीना सिंह बनी है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, रिसेंटली जो है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जो है मसरत आलम, उनको अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए डिक्लेयर किया गया। क्यों किया गया है, ताकि ये बताया जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटीज में था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया है, ये आपको ध्यान देना है। और इस साथ ही बात करें यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये यूएपीए होता है क्या है बेसिकली, यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कब पास किया गया था, इन द ईयर ऑफ 1967। ठीक है, ये कुछ ईयर्स भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, जब भी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़े तो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रिसेंटली आपको ये पता होना चाहिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया है ना, किस डिग्री को जो है यूजीसी के द्वारा जो है डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, राइट। अब उसकी वैल्यू, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया, यानी अब उसको नहीं पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन सी डिग्री है, सो एमफिल की जो डिग्री है, तो आपको पता है अब जो है एमफिल की जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा, यूजीसी के द्वारा जो है इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। ये जो है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आरबीआई ने जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है उसको यूज करती है, क्यों करती है, राइट, ये आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम आरबीआई की बात करें, जो आरबीआई जो है हमारा, है ना, हमारे कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती ही क्या है। तो जैसे आरबीआई जो होता है ना, अगर हम कंट्री की बात करें, कंट्री के अंदर जो है अगर इन्फ्लेशन हो रहा होगा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई अगर हो रही होगी, तो महंगाई होने की वजह से क्या होता है, तो जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन इसी को ही कहते हैं, राइट। और ये होता है क्यों, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, तो पैसा खींचने के लिए क्या करती है, जो आरबीआई जो है लोन्स ले लेती है ना, कोलैटरल बेस्ड लोन ले लेती है, जिसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, जिस रेट पे लेती है, राइट। अगर एट द सेम टाइम बिना कोलैटरल अगर आरबीआई लोन लेती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज। ठीक है, ये आरबीआई को अलाउ करता है कि वो लिक्विडिटी को, जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, कमर्शियल बैंक से वो ले सके और बिना किसी कोलैटरल को दिए हुए, क्योंकि जनरली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है आरबीआई वो देती है इन टर्म्स ऑफ द कोलैटरल। ठीक है, उसी को हम लोग रिवर्स रिपो रेट कहते हैं, जिस रेट पे लेती है, बट ये डिफरेंट है, एक सेपरेट बनाया गया है, राइट। ये आपको ध्यान देना है। इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2018 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, पूछा जाए कि इसका सजेशन किस कमेटी ने दिया था, तो कमेटी का नाम है दैट इज उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंडेशन दिया गया था, सजेशन दिया गया, उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, एक और वर्ड होता है जिससे जो मनी है, क्रेडिट है, जो इंजेक्ट होता है इकोनॉमी में, उसको हम लोग एमएसएफ कहते हैं, ये भी ध्यान देना, एमएसएफ एंड एसडीएफ। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ का मतलब हो गया था एम फॉर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की के टर्म्स है, इसको आपको ध्यान देना। तो इसके अंदर आंसर क्या जाएगा कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है ये किस लिए आरबीआई यूज करती है, टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है बेटा, तो ये अब ध्यान देना, राइट। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो वीर बाल दिवस है वो किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है जनरली, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को, है ना, वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये किसके याद में मनाया जाता है, ये दिन किसके याद में मनाया जाता है, तो ये दिन जो है गुरु गोविंद सिंह, जो कि लास्ट एंड 10वें सिख गुरु हैं, उनके बेटों की शहादत मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, स्पेशली फॉर द करंट अफेयर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।